G20 के मंच पर पूरे विश्व ने, जो सबसे ताकतवर 20 इकोनॉमीज है दुनिया की, उन्होंने माना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो सही था। अभी कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा, ये जो G20 का मंच है ये रूस यूक्रेन के युद्ध का मंच नहीं है। हालांकि रूस को अलग थलग करने का उनके हिसाब से जो प्रयास हुआ वो सही था, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि दुनिया भर में जो समस्याएं हैं उनका समाधान पाना और बड़ी चुनौती है। और भारत लगातार यही कह रहा था, भारत का मत लगातार यही था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो एक बात है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो इस समय वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है, और उससे निपटने का प्रयास पूरे विश्व को मिलकर करना चाहिए। आज जब भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को सौंपी तो भारत ने एक और बड़ी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले तो हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि एक ग्लोबल विलेज है, सब एक गांव है, लेकिन अब पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की आवश्यकता है और तभी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि इस G20 से आखिर निकल कर क्या आया। ये सोचेगा कि 83 पैराग्राफ्स का ये जो G20 का डिक्लेरेशन था, दिल्ली डिक्लेरेशन, G20 के इतिहास में ये सोचिए कि सभी देश, सभी 20 देश एक मत के थे कि जो जो दिल्ली में बात की गई है वो सही है, उसको कारगर तरीके से उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन का वो लम्हा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता का जिम्मा सौंपा। यानी अब 2024 के अगले G20 सम्मेलन में ब्राजील G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। इस सम्मेलन को भारत के कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह दुनिया के तमाम खेमों के मतभेदों को दूर कर भारत दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से जारी कराने में कामयाब रहा। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस घोषणा पत्र को क्यों भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जरा इस बात को समझिए। घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनाने में सफल रहा भारत। यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ
लेकिन ना अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हुए, न रूस और चीन, यानी सब एक पेज पर नजर आए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया, वहीं इसमें कहीं भी रूस का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ जंग की जगह यूक्रेन में जंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में भारत की यह बात शामिल की गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का शांति मंत्र ये युद्ध काल का नहीं है, इसे भी दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया। कूटनीति के सभी पहलू बेहद पेचीदा होते हैं, क्योंकि जब भी दो देशों की बात होती है, हर देश यही चाहता है कि उसका राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे, और ये लाजमी भी है। और उसमें जब 2 नहीं बल्कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल हो, तो सोचिए वहां पर एक आम राय बन पाना कितना कठिन होगा। लेकिन नई दिल्ली की कूटनीति का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है कि किस तरीके से G20 के आखिरी दिन से पहले ही दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सब एक राय एक मत हो गए। दिल्ली घोषणा पत्र को विदेशी राजनयिक भी भारत की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने सबको साथ लाने की शक्ति क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी राजनयिक सूत्र का यह भी कहना है कि पेरिस के नजरिए से दिल्ली घोषणा पत्र बहुत ही संतोषजनक है। यूरोपीय सूत्र बताते हैं कि बहुत मुश्किल सौदेबाजी थी और घोषणा पत्र पर सहमति भारत की महान उपलब्धि है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात ही भारत ने घोषणा पत्र की कॉपी सदस्य देशों को बांटते हुए कहा था कि अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो कोई घोषणा जारी नहीं होगा। जाहिर है भारत का रुख कारगर साबित हो गया। G20 शेरपा ने दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जियोपॉलिटिकल पैराग्राफ, सर्वसम्मति बनाना पूरे G20 का सबसे मुश्किल हिस्सा था। 200 से भी ज्यादा घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठक और 15 ड्राफ्ट के बाद ये कामयाबी मिली। इस काम में मुझे 2 शानदार अफसरों नागराज नायडू और इनम गंभीर ने सहयोग किया। G20 देशों के विदेश और वित्त मंत्रियों की बैठक में साझा घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में ये नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आप ये सोचिए कि एक समय यह कहा जा रहा था कि क्या यह संभव होगा कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, एक साझा बयान आएगा। असंभव लग रहा था लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ। इस समय ये जो आज तक की रणभूमि की आप विशेष पेशकश देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से आ रही है। 3000 देश विदेश के पत्रकारों के लिए यहां प्रबंध किए गए हैं। विदेशी पत्रकारों का भी लाइव बुलेटिन यहां चल रहा है। लेकिन इसी का लाभ ये जो G20 का मंच भारत को जिसकी अध्यक्षता मिली थी, इसका फायदा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर के सामने उसे लाने के लिए और जो इतिहास है इस देश का, उसे दुनिया को बताने का भी प्रयास किया कि शिक्षा यहां कितने पहले से थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को बताया। लेकिन साथ ही साथ भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, यह भी पूरे विश्व को बताया और इसका भी डंका विश्व में बज रहा है। मेरी सहयोगी नेहा बाथम इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। नेहा के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। नेहा, इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में भारत ने जो प्रगति की है, उससे विश्व को क्या लाभ हो सकता है, यह भी इस G20 शिखर सम्मेलन में खुलकर सामने आया। नेहा, बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी हो, दूरसंचार हो, चाहे हम बात करें कि कैसे 6G
अब अभी तक तो बात सिर्फ 4G 5G तक ही सीमित थी, अब 6G पर चर्चा होने लगी है। ये दरअसल एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक संकेत है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, कि वहां पर फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप अपने देश में ला सकते हैं। एक ऐसी आबादी जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, जहां पर रूरल पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन, सेमी अर्बन, सेमी रूरल, हर जगह पर उस टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाना। और इसी पर प्रधानमंत्री का दरअसल पूरे G20 समिट के दौरान फोकस भी रहा। उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, उन्होंने ऐसी ग्रोथ की बात करी जो ना सिर्फ देश तक सीमित है बल्कि उन देशों तक भी पहुंचे जो उतने विकसित नहीं है। जिस पायदान पर पहले किसी वक्त में हिंदुस्तान खड़ा होता था, आज उसी चश्मे से दरअसल प्रधानमंत्री उन देशों को देख पाते हैं जहां तक तकनीक को पहुंचना है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे निर्णय लें, हम ऐसे बिंदुओं पर काम करें ताकि ये देश भी कंधे से कंधा मिलाकर विकसित और विकासशील देशों के साथ चल सके। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में जब आप इन सभी बारीकियों पर नजर रख रहे थे, आपने देखा होगा और ध्यान दिया होगा कि कैसे फोकस साउथ, गोइंग साउथ, ग्लोबल साउथ, जो भी आप उसको टर्म दें, वो दरअसल उन देशों के लिए केंद्रित था जिन पर प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC में भी इन्हें परमानेंट सदस्यता दी जाए, यानी कि बड़ा दायरा किया जाए अब UNSC का भी। और उसमें किस तरीके से अमेरिका अपनी भूमिका निभा सकता है, कैसे हिंदुस्तान अपनी भूमिका निभा सकता है, ये बेहद अहम होगा और इस पर गौर करना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदली है। 21वीं सदी में भारत बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया है, उभरा है। और दुनिया भी ये मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर एक उभरती हुई इकोनॉमी है तो वो भारत की इकोनॉमी है। अब इस पर G20 का ये जो मंच था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बाली में इसका बीड़ा उठाया था, जो गेवल अपने हाथ में लिया था, तो वो जानते थे, वो उस समय जानते थे कि ये सही मौका है कि भारत को आप पूरे विश्व के सामने रखिए। न केवल हमारा इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति, बल्कि टेक्नोलॉजी में हमने कितना विकास किया है। अब यही गेवल, यानी वो जो जज के हाथ में जो रहता है हथौड़ा नुमा गेवल, अब वही गेवल उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के हाथ में सौंप दिया है। अगले अध्यक्ष ब्राजील है, लेकिन नवंबर तक यह अध्यक्षता भारत के ही हाथ है। तो प्रधानमंत्री ने एक सुझाव और दिया कि एक वर्चुअल समिट नवंबर के अंत में हो, ताकि समीक्षा की जा सके कि दिल्ली डिक्लेरेशन में कितनी बात आगे बढ़ी है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। मैं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल, योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति की कामना की। बड़ी खबर इस समय आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। दिल्ली डिक्लेरेशन में 83 जो पैराग्राफ्स है, सभी 83 पर सभी सदस्यों की मंजूरी थी, हर शब्द पर मंजूरी थी, कोई फुटनोट नहीं था। उन्होंने ये कहा कि प्रयास G20 का यही है कि विश्व में शांति स्थापित हो। हालांकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रयास इस समय यह है कि रूस को अलग थलग किया जाए और यह प्रयास उनका चलता भी रहेगा, ये इमैनुअल मैक्रोन ने कहा। और इस पर हम नेहा बाथम मेरी सहयोगी हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करेंगे। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। और चित्रा, ये बड़ी बात है, मतलब विश्व के इतने बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए, सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और जो बात भारत लगातार कह रहा था, अब सबने मानी। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। एक जबरदस्त तस्वीर सामने आई है, ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है। आप देखिए दोनों के बीच की केमिस्ट्री, ये हिंदुस्तान की ओर से ट्वीट नहीं किया गया है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने हग करते हुए, गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर ट्वीट की है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और फिर वो अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, अब सोचिए ये जो पर्सनल कनेक्ट है, गौरव आपने तो दुनिया के तमाम अलग अलग मुल्कों में जाकर कवरेज की है अंतर्राष्ट्रीय, हम सब ने देखा है कि हिंदुस्तान का कद दिन प्रतिदिन किस तरह से आगे बढ़ा है। लेकिन G20 के इतने बड़े आयोजन के जरिए जो बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इसकी शायद इसके पहले कल्पना भी नहीं की गई होगी कि 29 देशों को एक साथ साधकर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आप यूक्रेन भी गए हुए थे जब वहां पर स्थिति खराब थी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो बहुत बड़ी कामयाबी दर्शाता है। रूस का जिक्र नहीं होना, उसके साथ अपनी पारंपरिक दोस्ती को निभाना, यूक्रेन को भी साधना और ये बताना कि नहीं, यूक्रेन जिस संकट में है उससे उबारने की कोशिश दुनिया के तमाम मुल्कों की ओर से की जानी चाहिए। और सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं।